सॉरी फॉर द इंटरप्शन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। हम लोग यहाँ पर थी कि क्या कहते हैं, हेलो हेलो, यस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पर थे कि सेक्शन हमने 7 पढ़ा। सेक्शन 7 हमने मतलब सेक्शन 7 कह रहा हूँ, सेक्शन 7 हम लोग सबसेक्शन 2 पढ़ रहे थे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर हम लोग क्या कहते हैं शेड्यूल 3 पढ़ रहे थे। शेड्यूल 3 के अंदर एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ अगर आप लिंक टूट गया हो तो। शेड्यूल 3 के अंदर हमने क्या क्या पार्ट पढ़े, हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 में ए और 8 में बी, हमें इतने पार्ट पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है तो वो क्या होगा, वो सप्लाई नहीं होगा। कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल अगर कोई सर्विसेज देता है तो वो सप्लाई नहीं होगा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर क्या कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई सर्विसेज देता है तो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई सर्विसेज देता है तो वो आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। फिर हमने पढ़ा कि फ्यूनरल या ब्यूरियल पे अगर आप जाते हो तो। फिर हमने पढ़ा सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। फिर हमने पढ़ा एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, वो भी आपका क्या कहते हैं शेड्यूल 3 में कवर होता है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 7, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 में सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर आपका कोई गुड्स, देखो ये 3 एग्जांपल हमने बनाए थे। ये 3 एग्जांपल क्या कहते हैं, सबसे पहला कि आपका कोई गुड्स इंडिया आया ही नहीं, आपने बाहर सेल कर दिया। अगर बाहर सेल कर दिया तो वो भी सप्लाई नहीं है। इंडिया में आया लेकिन क्लियर नहीं करा, इंडिया में आई, सेक्शन 8 का सबसेक्शन ए है। सेक्शन 8 कह रहा हूँ, सेक्शन 7 का आपका क्या कहते हैं शेड्यूल 3 का पॉइंट ए 8 का ए पार्ट है, जो ये कहता है कि अगर आपका गुड्स इंडिया में आया बट क्लियर नहीं हुआ, वेयर हाउस सेल हो गई, डायरेक्टली वेयर हाउस पे सेल हो गई, तो भी वो सब क्या कहते हैं आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई यानी कि सप्लाई नहीं है। और तीसरा हमने बोला कि इंडिया में आ रहा था, रास्ते में ही एक पार्टी ने किसी और को दे दिया, यानी कि जो टाइटल है वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया। गुड्स अभी ट्रांसफर नहीं हुए, गुड्स आके नहीं डिलीवर हो रहे, गुड्स वहीं आ रहे, इंडिया में ही आ रहे, लेकिन उसने ऑनरशिप जो है, जो उसका टाइटल है वो क्या कर दिया, वो ट्रांसफर कर दिया। तो ये सारे 8 केसेस जो है आपके, टोटल जो 8 केसेस है वो क्या है आपके नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो सेक्शन आपका 7.2 जो था हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 7.2 बहुत इजी था और हमारा बड़े इजीली क्लियर भी हो गया। अभी हमको क्या पढ़ना है, सेक्शन 7.3, वो भी मैंने पढ़ा दिया आपको स्टार्टिंग में ही, लेक्चर स्टार्ट करते के साथ ही मैंने पढ़ा दिया था कि एज पर द सेक्शन 7.3 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 और 2, यानी सबसेक्शन 1 और 2 में हमने जो भी बातें पढ़ी, और सेक्शन द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई बाय द नोटिफिकेशन दैट the transaction that are to be treated as a supply of goods and not as a supply of services, or supply of services and not as a supply of goods। वेरी सिंपल कि उसको गुड्स ट्रीट कर सकती है, सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट कर सकती है सर्विसेज के बजाय, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट कर सकती है गुड्स के बजाय। सो एज पर द अब एज पर द पीजीएसटी, चलो ये आगे की चीजें, ये अगली टॉपिक है। सेक्शन 7.3 आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन 7.1, 7.2, 7.3 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जो सेक्शन 7 में आपके अब तक से 2 पार्ट थे, सेक्शन 7 में सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो था, और सेक्शन सबसेक्शन 3 जो अभी हमने पढ़ा। पर सबसेक्शन 1 और 2 जो पहले से 2 सबसेक्शन हुआ करते थे, उसको हम रीड करेंगे सबसेक्शन 1, 1A एंड 2। 1A में हमने क्या देखा था, जो शेड्यूल आपका जो शेड्यूल 2 था वो आपका सबसेक्शन 1 में 1A में था, क्योंकि ये पहले आपका सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में डी में हुआ करता था, जिसको हटा करके हमने क्या कर दिया 1A लेकर के आ गए थे हम। ठीक है, अब आज जो है हमें ये तो हमारा सप्लाई कंप्लीट हो गया, बट अब हमको ना कुछ अलग सी चीजें पढ़नी है। अलग सी क्या चीजें पढ़नी है, अब तक आपने ये देख लिया कि क्या सप्लाई होती है, क्या सप्लाई नहीं होती है, किसको नेगेटिव लिस्ट में लेकर के आएंगे, किसको कौन ऐसी सर्विसेज होती है जो रिकमेंडेशन पे क्या कहते हैं उसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोल देंगे, या कभी सप्लाई सर्विस थी तो उसको गुड्स कैसे ट्रीट कर सकते हैं, सेक्शन 7.3 की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें तो ठीक थी, बट अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम
पढ़ने वाले हैं कुछ सर्कुलर। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ सर्कुलर। सर्कुलर कहते हैं कि कुछ क्लैरिफिकेशन आई होती है। क्लैरिफिकेशन मतलब कोई डाउट था कि यार ये वाली सप्लाई होगी कि नहीं होगी, मतलब मेरी सर्विसेज ऐसी है क्या, सप्लाई होगी कि नहीं होगी। तो ऐसी चीजों के ऊपर जो डाउट था उनको अब क्लियर करने वाले। वेरी गुड। तो ऐसी चीजों के ऊपर जिस पे हमें डाउट था अब हम वो क्लियर करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लैरिफिकेशन बोलते हैं। तो अब हमारा क्लैरिफिकेशन, तो सबसे पहला सर्कुलर नंबर 51A, सॉरी 51/2018 सेक्शन, आपका जो सर्कुलर 51/2018 है, इसमें एक सर्कुलर है जो 31 जुलाई 2018 का, क्या कहता है, जीएसटी काउंसिल आपका क्या कर रहा है, क्लैरिफाई द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जीएसटी of ambulance services provided to government by a private services under the national health mission। अगर नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर क्या कहते हैं, कोई भी एम्बुलेंस अगर वो गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज देता है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, सॉरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये बिल्कुल सही बात है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास अगर एम्बुलेंस नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट एम्बुलेंस वालों से उनकी सर्विसेज ले लेती है और फिर वो हमको प्रोवाइड कराती है, और एक मिशन का नाम रख दिया नेशनल हेल्थ मिशन। तो अब अगर प्राइवेट वाले वेंडर ने गवर्नमेंट को अगर सर्विसेज दी तो उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है। ये जरा ध्यान से समझना। प्राइवेट सर्विस एम्बुलेंस वाले ने क्या करा, सर्विसेज किसको दे दी, गवर्नमेंट को दे दी, तो इसके ऊपर जीएसटी कवर होएगा। फिर क्या कह रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पीएसपी टू द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ द फी इज एग्जेम्प्ट। अब ये जरा समझना क्या होता है, एक मिनट होल्ड करना। सो हमने पहला सर्कुलर में हमारा 51/2018 के सर्कुलर में हमने पहली चीज देखी कि अगर प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, अगर वो गवर्नमेंट को क्या कहते हैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एम्बुलेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर अगर वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अगर क्या कहते हैं इसी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर ने, इसी पीएसपी ने, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट अगेंस्ट अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ द फी इफ इज एग्जाम्प्ट हो सकता है। कब, अगर मतलब यही प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो है अगर स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ द फी, अगर फी के रूप में अगर कुछ पैसा लेता है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, पहली, इट इज प्रोवाइडेड एज अ प्योर सर्विस एंड it is provided as a composite supply of goods and services in which the value of goods does not exceed 25% of the value of composite supply। अब आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा कि यार ट्रांसपोर्टेशन में जो एम्बुलेंस या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, अगर वो क्या कहते हैं कोई गवर्नमेंट को पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसमें तो वो जो सर्विस देते हैं वो सर्विसेज ही होती है। तो यार ये तो जाहिर सी बात है कि क्या होगी, इट्स अ प्योर सर्विस। लेकिन कई बार क्या होता है, तो पेशेंट है, सपोज पेशेंट है वो एम्बुलेंस में जा रहा है, तो क्या उसको क्या कहते हैं ग्लूकोज नहीं चढ़ाते, क्या उसको इंजेक्शन नहीं देते, तो ये गुड्स हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज दी जा रही है, तो अगर ऐसी कोई चीज जिसके अंदर सर्विस और गुड्स दोनों है, और जिसमें एक नेचर जो है वो मेन है, यानी सर्विस मेन दे रहे हैं, यानी एम्बुलेंस सर्विस देना उनका मतलब मेन नेचर है, बट साथ में गुड्स भी जा रहे हैं, तो ऐसी सप्लाई को हम लोग कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, अब यस अगर वो कंपोजिट सप्लाई है तब भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो गुड्स की वैल्यू है वो 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका भाड़ा लगा कितना, 1000 रुपए, आपका भाड़ा लगा कितना, 1000 रुपए एम्बुलेंस का, सर्विस फी कितनी, 1000, लेकिन उसके अंदर वो कह रहा है कि 300 रुपए का तो हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज चढ़ा दिया। तो यार 1000 रुपए में 300 का ग्लूकोज चढ़ा दिया, मैंने लिख दिया यार, 300 का क्या चढ़ा दिया, ग्लूकोज चढ़ा दिया। तो ये 25% से क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया 25% से।
तो अगर 25% से कोई चीज ज्यादा हो गई है, यानी कि अगर उसके अंदर गुड्स की जो मटेरियल है, जो गुड्स का मटेरियल अगर वो 25% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई, मान लो टोटल 1000 रुपए चार्ज कर रहा है, जिसमें 300 रुपए का ग्लूकोज था, यानी कि 700 की सर्विस हो गई और 300 का ग्लूकोज, तो कंपोजिट वैल्यू कितनी है 1000। तो कंपोजिट वैल्यू जो है 1000 रुपए का अगर 25% ज्यादा यानी कि 250 से ज्यादा हो गई तो फिर वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बिल्कुल सीधी बात है, अगर प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत या उसके दायरे के अंदर अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन अगर वो कोई भी सर्विस एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करा रहा है गवर्नमेंट को, तो वो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, लेकिन वो एग्जम्प्ट हो सकता है अगर वो प्योर सर्विस दे रहा है और क्या कहता है अगर वो कंपोजिट भी है तो वो 25% से ज्यादा उसके अंदर गुड्स नहीं है टोटल कंपोजिट वैल्यू ऑफ सप्लाई के। तो ये आपका सबसे पहला सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 51/2018। ओके, 51/2018 हमने देख लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 55/2018। 55/2018 क्या है, तो इसको जरा देखते हैं। ये एक दूसरी सर्विस है। क्या कह रहा है, जीएसटी काउंसिल ने एक और क्लैरिफिकेशन दी, कह रहा है इशू रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडस्ट्री। आपको पता है बहुत सारे आईआईटीज होते हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। तो कह रहा है वेदर द जीएसटी, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था वेदर जीएसटी इज पेबल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट आईटीआई, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर वो कोई सर्विसेज दे रही हैं in designated trade and other than designated trade। अब designated trade और other than designated trade क्या, देखो गवर्नमेंट ने कुछ डेजिग्नेटेड ट्रेड बता रखे कि हाँ अगर आप सिलाई से रिलेटेड, कढ़ाई से रिलेटेड, या क्या कहते हैं इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अगर ऐसी टाइप की कोई आप आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम इसको डेजिग्नेटेड ट्रेड मानते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप कोई चीज दूसरे देता क्या कहते हैं कोई चीज दूसरी सिखाते हैं आप वहां पे, तो वो अदर देन नॉन डेजिग्नेटेड यानी कि अदर देन डेजिग्नेटेड ट्रेड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज कि जिसमें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो दो तरीके से हो सकता है, डेजिग्नेटेड ट्रेड और अदर देन डेजिग्नेटेड ट्रेड। तो डेजिग्नेटेड ट्रेड जो गवर्नमेंट के पास आपका डेजिग्नेटेड है और अदर देन जो नहीं है। अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि जो प्राइवेट आईटीआईज है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज है, अगर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं और वो डेजिग्नेटेड ट्रेड में करा रहे हैं और वो अदर देन में भी करा रहे हैं, तो अब जरा यहाँ पे देखते हैं, इसका चार्ट बना लेते हैं। जो आईटीआई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं आपके, वो दो तरीके से हो सकते हैं, वो प्राइवेट हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट हो सकते हैं। वो सर्विसेज भी दो तरीके की दे सकते हैं, मतलब डेजिग्नेटेड ट्रेड में सिखा सकते हैं, आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, और नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड में भी आपको क्या कहते हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब अगर वो डेजिग्नेटेड में देते हैं और तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट services provided by the private ITS in respect of other than designated trade notified by under Apprenticeship Act 1961 would be liable to pay GST and are not exempt। देखो ये आपको नेगेटिव लैंग्वेज में उसने क्या बात करी कि अगर अदर देन होगा तो वो क्या कहते हैं लायबल है और वो क्या कहते हैं एग्जम्प्ट नहीं है। इसका मतलब अगर वो डेजिग्नेटेड ट्रेड में अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है या आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो वो क्या है, एग्जम्प्ट है। तो सिंपल सी बात है, अगर डेजिग्नेटेड ट्रेड में दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, और अगर नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड में दे रहा है तो नॉन एग्जम्प्ट रहेगा आपका। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन, whether GST is payable on the service provided by the private industrial training institute for conduct of examination against consideration in the form of entrance fee and also on the services relating to the admission to or conduct of examination। अब देखो, एक तो इन्होंने क्या करी, इन्होंने क्या करा, ट्रेनिंग दिया, ठीक है, इसके अंदर। दूसरा इन्होंने क्या करा, एग्जाम कंडक्ट करा है, ठीक है। अब दूसरा क्या करा कि एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो क्या होगा, तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट जीएसटी शैल बी पेबल ऑन द सर्विसेज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी and also on the services relating to the admission of conduct of examination by such institution as these are not covered under the exemption covered by the, यानी कि अगर एग्जाम करा रहा है तो वो यहाँ पर भी क्या है, टैक्सेबल है, और यहाँ पर भी क्या है, टैक्सेबल।
यानी कि ट्रेनिंग एग्जाम्प्ट हो जाएगी अगर डेजिग्नेटेड है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने की अगर कोई फीस चार्ज करते हैं तो वो फिर डेजिग्नेटेड हो या नॉन डेजिग्नेटेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या रहेगा, टैक्सेबल का टैक्सेबल रहेगा। चलो अब इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट की बात आ गई। एज फार एज द गवर्नमेंट ITIs आर कंसर्न, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ITI टू द इंडिविजुअल ट्रेनिंग स्टूडेंट इज एग्जाम्प्ट, वो पूरा एग्जाम्प्ट है। As these are in the nature of services provided by the central government or state government to the individual, such exemption in relation to the service provided by the government ITIs would be cover both vocational and examination। यानी कि यहाँ पर अब देखो गवर्नमेंट, अब अगर मैं बात करूं, पहली बात तो डेजिग्नेटेड ही कराता है गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपका ट्रेनिंग और एग्जाम कंडक्ट कराना, एग्जाम दोनों ही क्या है। तो आपको यहाँ से जो याद रखने वाली चीज है, वन वर्ड का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्राइवेट ITIs अगर कोई अदर देन डेजिग्नेटेड सर्विसेज देते हैं या ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं तो वो आपका क्या है, वो टैक्सेबल है। और अगर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो फिर वो डेजिग्नेटेड कराएं या नॉन डेजिग्नेटेड कराएं, वो टैक्सेबल है। गवर्नमेंट कुछ भी कराएगी तो वो क्या है, एग्जाम्प्ट है, क्योंकि वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल को यानी कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है, इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम्प्ट। अब क्या होता है, अब हमारा एक और नया सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 62/2018। अब ये वाला सर्कुलर क्या कहता है, ये सर्कुलर कहता है GST विल बी लेविड एज पर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट फॉर द पीरियड ऑफ 1 जुलाई 2017 टू द May 2018 at the rate of 18%. This will be paid by the seller bank on the forward charges basis। अब जरा इसको ना अभी होल्ड करो, मैं इसके लिए पूरा केस समझाना पड़ेगा कि ये होता क्या है। होल्ड, इसको होल्ड करो, अभी इसी के बाद क्लियर करेंगे। इससे पहले बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट है। अब आपको पता है कि जो हमारे यहाँ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी या योगा को प्रमोट करने के लिए, तो GST काउंसिल ने इसके ऊपर भी क्या दिया, क्लैरिफिकेशन दिया। अब सबसे पहली चीज, accordingly it is clarified क्या क्लैरिफाई करें, that the taxability of the services of the religious and charitable trust। टैक्सेबिलिटी किसकी, पहली चीज तो हमको ये समझना है कि टैक्सेबिलिटी लगेगी किसकी, तो सर्विस की। कौन सी सर्विसेज, तो अच्छा कौन सर्विसेज की कौन देगा, तो रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट देंगे। यानी टैक्स लगेगा सर्विसेज पे, कौन देगा, अगर रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट। लेकिन कब, अगर वो कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं या कैंप कराते हैं, और वो किस लिए कैंप करा रहे हैं, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी, योगा मे बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। मतलब अगर कोई एडवांसमेंट कर रहे हैं, रिलीजन को, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, योगा का प्रचार या योगा सिखा रहे हैं, ऐसी चीजें अगर कोई रिलीजन या चैरिटेबल ट्रस्ट करता है और इसमें अगर वो कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम करता है और वो पैसे लेता है, तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी का क्या मतलब टैक्सेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, उसके ऊपर ये क्लैरिफिकेशन है। तो क्या कहता है क्लैरिफिकेशन, जरा देखते हैं। क्लैरिफिकेशन कहता है कि फीस और कंसिडरेशन चार्ज इन एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में अगर कोई फीस ले रहा है, कौन किस लिए, पार्टिसिपेंट, यानी जो पार्टिसिपेट करेंगे, किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, रिलीजियस या योगा मेडिटेशन प्रोग्राम या किसी कैंप में जो एडवांसमेंट है रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी या योगा, वो क्या है, एग्जाम्प्ट। यानी कि कोई भी कंसिडरेशन अगर चार्ज करना है किस लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए किसी रिलीजियस, योगा या मेडिटेशन प्रोग्राम के अंदर, तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। लेकिन ध्यान से समझना, रेजिडेंशियल प्रोग्राम और कैंप में तो फी चार्ज इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग। यानी कि इसके अंदर क्या कह रहा है कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर जो फीस चार्ज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग शुड आल्सो बी एग्जाम्प्ट, वो भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन कब एग्जाम्प्ट होगा, अगर वो प्राइमरी, उनका प्राइमरी मकसद क्या था, उनका प्राइमरी और प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी क्या थी कि हम अपने रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा को प्रमोट करें, उसको एडवांस करें। और इसके लिए उन्होंने कैंप लगाया, इसके लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिए, रहने के लिए वो क्या कहते हैं व्यवस्था करा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्या है, GST से एग्जाम्प्ट है। लेकिन
इफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट क्या कहते हैं मेरली वहां पे फूड सर्व करता है या कोई पैसा उनका लेने का काम है या फिर वो ऐसे एकोमोडेशन सर्व करता है अदर उनका प्राइमरी मोटिव वो नहीं था कि वो वहां पे रिलीजन को या क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी या योगा को प्रमोट करे, ऐसे खाली पड़ा था या फिर इस बीच में वो फूड सर्व करने लग गए या ऐसी जगहों पर फूड सर्व होता है तो वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल है। ऐसी जगह पर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सच एक्टिविटीज विल बी टैक्सेबल। सिमिलरली एक्टिविटीज सच एज होल्डिंग ऑफ फिटनेस कैंप, अब जरा ध्यान से सुनना, फिटनेस कैंप इसके अंदर कवर नहीं है, योगा कवर है, फिटनेस कैंप और क्लासेस अगर हो रही हैं एरोबिक्स की क्लासेस, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, वो योगा में कवर नहीं होती हैं, तो उसको क्या बोला है, अगर वो तो करोगे तो टैक्सेबल है ही है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। रिलीजियन और चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई सी भी फीस कोई भी फॉर्म में लेते हैं तो वो एग्जाम आपका फुली एग्जाम्प्ट है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम उसमें रहने वहने की कॉस्ट ऑफ लॉजिंग बोर्डिंग भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर वो खाना वाना दे रहे हैं या फिर वहां पे उनका प्राइमरी मोटिव कुछ दूसरा है तो वो फिर वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और एरोबिक डांस म्यूजिक आपका योगा में नहीं आता, फिटनेस कैंप आपका योगा में नहीं आता, तो ये टैक्सेबल। तो ये वाला सर्कुलर आपका क्लियर है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। ये वाला आपका सर्कुलर 64/18 आपका क्लियर कर दिया मैंने। अब हमें जो हमने होल्ड किया था उसको समझते हैं। पीएसएलसी क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। आपको पता है बैंकों को क्या कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ लैंड करना होता है। अब वहां पर कुछ पोर्शन उनको क्या कहते हैं बैंकों को देना होता है कि हाँ ठीक है एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। और अगर वो फेल हो जाते हैं, वो पूरा लोन नहीं वो कर पाता, और जितना अगर वो कर ले प्रमोट मतलब पूरा कर देते हैं लोन देते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो फेल हो गए तो उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है। अब वो खरीदेंगे तो पैसा लगेगा। तो यहाँ पे जो ये जो सेल हो रही है इसके ऊपर जीएसटी आएगा, तो हाँ जीएसटी आएगा। और जीएसटी जो बंदा बेचेगा वो 18% से इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा। तो सिंपल कंसेप्ट है। एक सेलर बैंक होगा जिसने ज्यादा कर रखा होगा, तो वो अपना जो एक्स्ट्रा उसने जो ज्यादा कर रखा है उतना सर्टिफिकेट वो सेल कर देगा किसी और को। तो जो बायर बैंक है वो इस सेलर बैंक को इससे क्या करेगा, पीएसएलसी खरीद लेगा, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट परचेस कर लेगा बायर। तो बदले में सेलर क्या करेगा, गवर्नमेंट को क्या कर देगा, वो टैक्स पे करेगा इसके ऊपर 18% के हिसाब से। रेट भी यहाँ पे क्लियरली बताया, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था बट मैंने आपको पढ़ा दिया। ये वाला नीचे वाला इंपॉर्टेंट था, ये इसलिए हमने अच्छे से पढ़ा इसका। अब जो है वो आखिरी है और इसके बाद जो है आज का, अच्छा इससे पहले एक ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ये छोटा सा है, ये तो हमको नहीं करना है, ये एक रह गया है इसके तरह, ठीक है। अब पहले जो हम क्लियर करने वाले हैं वो ये करना है। अब जरा समझना, सीबीएसई का एक और क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन ऑन द इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या होता है जब समझना, आप क्या कहते हैं तेलंगाना, इन्होंने एग्जांपल है, इसी एग्जांपल से समझा जाता है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तेलंगाना या किसी भी स्टेट में आपकी एक कंपनी है, वहां पर दूसरी जगह सामान बेचते हो। अब आपकी अपनी ही कंपनी की गाड़ी है, अगर आपकी अपनी की ही कंपनी की गाड़ी और अपनी कंपनी की गाड़ी से जब सामान बेचते हो किसी और को, तो क्या जाता है सामने वाले के पास, गाड़ी भी जाती है और सामान भी जाता है। तो यहाँ पर गुड्स जो जाता है, गुड्स तो आपका टैक्सेबल है, लेकिन जो साथ में ट्रक चला गया, आपकी गाड़ी चला गया जिसके अंदर सामान था, क्या उसके ऊपर भी वो भी आपका वैल्यू में काउंट किया जाएगा। तो ये उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है। तो क्लैरिफिकेशन क्या कह रहा है, क्लैरिफिकेशन ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस कैरिंग गुड्स और पैसेंजर फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस। देखो किस किस पर्पस के लिए बाहर जा सकता है, कन्वेंस के लिए, किसी को छोड़ने जा रहे हो, कैरिंग गुड्स सामान लेके जा रहे हो, मतलब छोड़ने जा रहे हो पैसेंजर, या फिर रिपेयर या मेंटेनेंस, किसी भी पर्पस के लिए बाहर जा सकता है। तो ऐसे अगर किसी भी पर्पस के लिए अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्हीकल क्रॉस हो रही है, तो वो भी तो गुड्स है, और गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्रॉस होगा, और अगर वो सेल हो रही है तो वो जीएसटी है आएगा उसके ऊपर। तो क्या करें, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड देयरफॉर नॉट लेविएबल टू जीएसटी। अब क्या कहते हैं आईजीएसटी नहीं लगेगा, सिंपल सी बात। अब यानी गुड्स अगर आपका ट्रक या जो व्हीकल से मूवमेंट करेगा तो नहीं आएगा। लेकिन अब इसमें प्लानिंग होगी, प्लानिंग क्या होगी यार, फिर तो कोई बंदा सामान अगर गुड्स मतलब ट्रक बेचने के लिए भी लेके जा रहा है तो भी इसमें कवर नहीं होगा। तो इन्होंने अलग से नोट डाल के दिया है। हाँ सप्लाई नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इंटरस्टेट मूवमेंट आपकी सप्लाई बोल देंगे अगर वो आगे फर्दर बेचने के लिए भेजा, अगर ट्रक जा ही रहा है इसलिए कि आगे बेच दो तो सप्लाई है, सिंपल सा कंसेप्ट है। हाउएवर एप्लीकेबल सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी जो भी लगेगा एट द केस में भी shall be leviable on the repair and maintenance done for such service। अगर क्या कहते हैं, हाँ
अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है और बेच नहीं रहे, उस पर क्या कहते हैं सप्लाई नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं होगा, जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर रिपेयर के लिए गया था और रिपेयर और मेंटेनेंस के जो चार्जेस होंगे उसके ऊपर आपका जीएसटी आएगा। तो इसमें या कन्वेंस आप ले रहे हो तो कन्वेंस के ऊपर जीएसटी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी हमारा क्लियर हो गया, तो ये क्लैरिफिकेशन भी क्लियर हो गई। और ये क्लैरिफिकेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्लैरिफिकेशन के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, वेरी वेरी। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और ये तो भाई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को मैं बड़े आराम से बहुत तसल्ली से आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मैं क्या समझाने वाला हूँ। प्रिंसिपल एंड एजेंट के बारे में हमने पढ़ा था, मैं एक बार पहले वो रिवाइज करा देता हूँ। मैंने क्या पढ़ाया था आपको जो क्या कहते हैं पैरा 3 के अंदर, पैरा 3 में हमने क्या पढ़ाया था कि अगर एक पैरा 3 और शेड्यूल 2 सॉरी शेड्यूल 1, पैरा 3 और शेड्यूल 1 हमने पढ़ाया था कि अगर क्या कहते हैं प्रिंसिपल टू एजेंट का अगर सेल हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो वो सप्लाई हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या थी, एक बार मैं याद करा देता हूँ तो समझ में मजे से आएगा, अच्छे से आएगा। अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई सामान देता है, गुड्स, एजेंट आगे कस्टमर को वो सामान देता है। अब कस्टमर एजेंट को पैसा देता होगा, एजेंट प्रिंसिपल को पैसा देता होगा। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहला कि प्रिंसिपल ने जब एजेंट को दिया तो एजेंट बस बीच का एक बिचौलिया है जिसका काम कस्टमर ढूंढ के लाना है और प्रिंसिपल को देना है, और डिलीवरी एजेंट कर रहा है। यहां पर जो इनवॉइस है वो प्रिंसिपल के नाम का काट के दिया, किसने, एजेंट है, इनवॉइस प्रिंसिपल के नेम का। तो जो गुड्स प्रिंसिपल ने एजेंट को दिए, जो गुड्स सेंड हुआ, ये आपका सप्लाई नहीं होता। यहां पर सिंपल डिलीवरी यानी कि सिर्फ डिलीवरी मानी जाएगी, डिलीवरी चालान बनाओ और आगे भेज दो। इसको बोलते हैं रूल 55 का चालान, पढ़ेंगे हम डिलीवरी चालान। अब जब आगे एजेंट ने कस्टमर को सेल किया तो ये क्या कहते हैं, ये भी जो ये सप्लाई है, बट ये सप्लाई कहाँ मानी जाएगी, ये सप्लाई मानी जाएगी। अब जो इसने सेल किया ये है सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की सप्लाई मानी जाएगी। ये तो केस 1 था, यहां पर पैरा 3 कवर नहीं होता है। पैरा 3 क्या कहता है, पैरा 3 कहता है कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया और एजेंट ने कस्टमर को किया। अब अगर एजेंट अपना ऑन इनवॉइस दे रहा है तो इसका मतलब इस कस्टमर को पता नहीं कि इसका एजेंट का प्रिंसिपल कौन है, इसका मतलब एजेंट ही इसका सेलर हो गया। तो जब एजेंट ही सेलर हो गया तो यहाँ पर इसके बीच की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, वो सप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर जीएसटी आ जाएगा। और प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में भी जो क्या कहते हैं, भले ही इसने माल रखने के लिए दिया था और आगे बेचेगा, लेकिन ये इनवॉइस अपना दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सप्लाई। आई बात समझ में, ये दोनों ही सप्लाई है और दोनों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये दोनों ही सप्लाई है और ये दोनों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और ये आपका पैरा 3 में कवर है ऑफ शेड्यूल 1। आई बात समझ में। अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, डेल क्रेडिट एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम डेल क्रेडिट एजेंट बनाते हैं, उस एजेंट से हम क्या बोलते हैं भाई तू डेल क्रेडिट एजेंट कौन सा होता है, वो क्या करता है जब भाई माल आगे कस्टमर को बेचता है तो पैसा डूबने का चांस होता है, तो हम ऐसे एजेंट को पकड़ते हैं जो हमें गारंटी देता है कि ठीक है अगर वो पैसा डूब भी गया तो पैसा तो मैं देने वाला हूं। अब ऐसा एजेंट अगर कोई है तो उसको ज्यादा कमीशन मिलता है। रीजन क्या है कि जो ओरिजिनल सेलर है उसको और क्या कहते हैं डाउट नहीं है कि पैसा डूबेगा। अब ये डेल क्रेडिट एजेंट जो होते हैं ये भी दो तरीके से हो सकते हैं, ये भी अपना इनवॉइस इशू कर सकते हैं तो ये पैरा 3 में कवर हो जाएंगे। अगर ये अपना इनवॉइस इशू नहीं करे, इनवॉइस प्रिंसिपल का है लेकिन गारंटी ये दे रहे हैं तो डेल क्रेडिट एजेंट तो ये बन गए, तो ये पैरा 3 में कवर नहीं होंगे। अब सबसे पहले इन्होंने कंसेप्ट यहाँ पे ये बताया कि ये होता क्या है।
तो डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है, एक ऐसा सेलिंग एजेंट होता है who is engaged by a principal, principal उसको रखता है to assist in supply of goods or services by contacting potential buyer on behalf of the principal. principal खुद हर जगह जाके बायर नहीं ढूंढ सकता, तो वो ऐसे एजेंट हायर कर लेता है जो क्या करता है, एजेंट को क्या करते हैं, जो एजेंट है वो क्या करता है, बायर सेलर को सर्विसेज देता है, वो गुड कस्टमर ढूंढ करके लेके आता है. The factor that differentiates a Dell credit agent from other agent. अब Dell credit agent other agent से कैसे अलग है, एक DCA other agent से कैसे अलग है, इसका डिफरेंस क्या है? तो ये क्योंकि DCA जो है वो क्या करता है, गारंटी देता है कि पेमेंट सप्लायर को मैं दूंगा. In such scenario where the buyer fails to make payment to the principal by the due date, अगर ड्यू डेट तक वो पेमेंट नहीं करेगा तो DCA makes the payment to the principal on the behalf of buyer. तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई. And for this reason the commission paid for the DCA may be relatively higher than that paid to a normal agent. क्योंकि नॉर्मल एजेंट को मान लो 10% कमीशन है तो डेल क्रेडिट एजेंट को 15 होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे पैसे डूबने का तो कोई चांस है ही नहीं. भले वो ग्राहक लेके आ रहा है, बिल मैं ही काट के दूंगा, लेकिन ग्राहक वो लेके आ रहा है, और अगर वो ग्राहक पैसे नहीं देगा तो पैसे कौन देगा, डेल क्रेडिट एजेंट पैसे देगा हमको. So in order to guarantee timely payment to the supplier, Dell credit agent can resort to various. अब देखो Dell credit agent कैसे पैसा दे सकता है, अब वो अलग अलग से सर्विसेज देता है. वो क्या करता है, एक शॉर्ट टर्म लोन बना करके बायर को लोन में पैसा कन्वर्ट कर देता है, एक टाइम में पैसा ना लेकर के क्या करता है वो उसको क्या कहते हैं लोन कन्वर्ट करा देता है, और पेइंग द सप्लायर हिमसेल्फ एंड रिकवरिंग द अमाउंट फ्रॉम द बायर विद सम इंटरेस्ट एट अ लेटर डेट. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है भाई. डेल क्रेडिट एजेंट क्या करेगा, अब आगे वो क्या कहते हैं, वो उसको भाई ऐसा करना पैसा डूबे नहीं तो क्या करेगा, लोन में कन्वर्ट करा लेगा, लोन में कन्वर्ट करा के और उससे बोलेगा भैया तुम धीरे धीरे करके विद इंटरेस्ट मुझे पैसा दे दो, और वो इमीडिएट सारा पैसा क्या कर देगा, वो क्या कहते हैं सेलर को दे देगा. तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं सामने वाले से पूरा पैसा ले लेता है. दिस लोन इज टू बी रिपेड बाय द बायर along with an interest to the DCA at a rate mutually agreed with the DCA and the buyer. अब जरा ध्यान से सोचिए, अब पिक्चर में क्या आया है, अगर पिक्चर में देखिए तो सेलर है, DCA है और कस्टमर है. अब DCA इसको भी सर्विसेज दे रहा है, इसको कस्टमर ढूंढ के लाके दे रहा है, बदले में इससे क्या ले रहा है, 15% कमीशन ले रहा है या 10% कमीशन ले रहा है ना. और डेल क्रेडिटर इसको भी क्या कहते हैं सर्विसेज दे रहा है, इसको क्या कर रहा है, लोन की सर्विसेज दे दी इसने, है कि भैया आराम आराम से पैसे दे दो और मैं गुड्स आपको सप्लाई करूंगा. अब ऐसे में अगर डेल क्रेडिट एजेंट दो तरीके से हो सकते हैं, पहला जो पैरा 3 में कवर है और जो दूसरा पैरा 3 में कवर नहीं है. 3 ऑफ शेड्यूल बोलिए बेटा, ये आपको याद करनी है, मैं इसलिए बार बार लिखता हूँ, बार बार बोलता हूँ. अब क्या कह रहा है, आगे देखते हैं. अब हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि हाँ ठीक है. अब कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस्ड रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई. अब हमें कंसर्न क्या है कि हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसकी, सप्लाई जो कर रहा है कौन, प्रिंसिपल टू द रिसिपेंट, जो प्रिंसिपल से रिसिपेंट तक माल गया उसकी वैल्यू कैसे की जाएगी. Where the payment for such supply is being discharged by the recipient through the loan provider. अब उस केस में जब लोन के थ्रू पेमेंट हुई, DCA ने जो लोन के थ्रू पेमेंट कराई DCA ने, और उसमें क्या कहते हैं DCA ने तो खुद पैसा दे दिया, तो इशू अराइजिंग आउट ऑफ सच लोन अरेंजमेंट हैव बीन एग्जामिन्ड ऑन द इन क्लैरिफिकेशन. तो इसके ऊपर वैल्यूएशन की क्लैरिफिकेशन है कि जो इंटरेस्ट है क्या वो भी वैल्यूएशन में कवर होगा या नहीं होगा, सप्लाई किसकी होगी, सप्लाई किसकी नहीं होगी, ये सारी चीजें हमको कवर करनी है. अब पहला इशू, issue number 1, whether a DCA fall under the ambit of agent under the para 3 of the schedule 1 of the CGST Act. हाँ, कह रहा है कि अगर DCA para 3 का एजेंट है, अगर DCA para 3 का एजेंट है तो क्या होगा. जब DCA para 3 का एजेंट होगा तो इसका मतलब DCA अपना खुद का बिल काट के देगा. ठीक है. As already clarified by circular number 57/31/2018 GST 4 सितंबर 2018 को जो सर्कुलर आया था, वहां पे कह रहा था वेदर और नॉट, चाहे DCA हो या DCA नहीं हो, अगर पैरा 3 में कवर हो रहा है कोई भी एजेंट तो क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं. इन दिस केस वेयर द क्या होता है पैरा 3 का, वेयर द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज द इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर either himself or through DCA. The DCA does not fall under the ambit of the agent. In case where the invoice of supply of goods is issued by the DCA and is on name, the DCA will fall under the ambit of the agent. मतलब
पैरा 3 का एजेंट कब बनेगा? पैरा 3 और शेड्यूल 1 का एजेंट जब बनेगा जब डीसीए क्या करेगा, जब डीसीए अपने इनवॉइस को क्या कहते हैं इशू कर देगा, अपना इनवॉइस। जैसे ही वो अपना इनवॉइस इशू करेगा, अपना ऑन इनवॉइस इशू करेगा, अपने नाम का इनवॉइस इशू करेगा, तो डीसीए क्या करेगा, पैरा 3 का एजेंट बन जाएगा। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं अपना डायरेक्टली प्रिंसिपल डायरेक्टली सॉरी जो है, अगर प्रिंसिपल ने डायरेक्टली कस्टमर को अपना बिल काट के दे दिया, या डीसीए ने ही प्रिंसिपल का बिल काट के दे दिया, प्रिंसिपल के भी आप लोग बिल तो कोई भी काट सकता है, तो डीसीए ने क्या करा, डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम से बिल काट के दे दिया। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, इन दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा कि वो आपका पैरा 3 का एजेंट नहीं बनेगा। तो पहला तो हमने ये देखना कि क्या डीसीए पैरा 3 का एजेंट होता है या नहीं। तो भैया दो बातें हो सकती है, अगर हम बात करें अगर सेलर ने डायरेक्टली इनवॉइस काट दिया, नहीं सप्लायर ने डायरेक्टली कस्टमर को इनवॉइस दे दिया, या डीसीए ने और उसके बिहाफ पे दे दिया, तो इन दोनों ही केसेस में डीसीए आपका पैरा 3 का एजेंट नहीं है। लेकिन अगर डीसीए ने अपना खुद का इनवॉइस काटा तो वो पैरा 3 का एजेंट बन जाएगा। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब पॉइंट सेकंड नंबर, सेकंड जो क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है वेदर द टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन एक्सटेंडेड बाय द डीसीए टू द रिसिपेंट, जो डीसीए ने लोन दे दिया बायर को, फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द डीसीए ने उसके बदले में इंटरेस्ट लिया, क्या इस वैल्यू को जो प्रिंसिपल ने सप्लाई करा उसको क्या कहते हैं उसके अंदर काउंट करना चाहिए? यानी उस वैल्यू, मान लो 100 रुपए की, मैं एग्जांपल देता हूँ कि 100 प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया 1000 रुपए का सामान, एजेंट ने इसको 1100 रुपए में आगे विद इंटरेस्ट बेचा है। तो अब ये जो 100 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया, क्या ये प्रिंसिपल टू एजेंट या प्रिंसिपल टू कस्टमर, देखो हुआ क्या, फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट ने कस्टमर को दिया, भाई गुड्स कितने की बात हुई थी, 1000 में। अब अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को 1000 में दिया, बोला कि भाई आगे 1000 में दे दो, कस्टमर को भी उसने 1000 में दे दिया, तो इंटरेस्ट की कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूएशन का कोई चक्कर नहीं, 1000 रुपए की वैल्यू थी। बट अगर एजेंट आगे क्या कहता है कि भैया मैं तो तेरे को अभी 1000 दे देता हूँ, लेकिन ये जो 100 रुपए है मैं आगे कस्टमर से वसूल लूंगा, इस केस में वैल्यूएशन क्या होगा, कब, वेयर द डीसी इज नॉट एजेंट अंडर द पैरा, अगर वो पैरा 3 का एजेंट नहीं है तो क्या होगा? अगर पैरा 3 का एजेंट नहीं है इसका मतलब क्या है, पैरा 3 का एजेंट नहीं है इसका मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है कि प्रिंसिपल का यानी कि कस्टमर के पास इनवॉइस किसके नाम आएगा, इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नाम से ही क्या कहते हैं कस्टमर के पास क्या आएगा, इनवॉइस आएगा। ये एजेंट है और ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का एजेंट ही कस्टमर के पास आएगा, या चाहे वो किसने बनाया, प्रिंसिपल ने खुद या एजेंट ने, लेकिन दोनों ही केसेस में एजेंट ने अपना इनवॉइस नहीं बना के दिया, बना के प्रिंसिपल का दिया। तो और अब ये जो 100 रुपए चार्ज हुए इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? प्रिंसिपल तो ये कहेगा कि भैया मैंने तो आगे सामने वाले को क्या करा, मैंने सामने वाले को 100 में ही सामान बेचा है, अब तूने 1000 रुपए का उसने लोन दे दिया। बात यहाँ पे दो सर्विसेज हो गई, पहला एक तो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, और दूसरा ये जो डीसीए है, डीसीए ने इसको क्या दे दिया, लोन सर्विसेज दे दिया। अब लोन सर्विसेज तो इसने 100 रुपए अलग से ले लिए, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट जरा देखना, इन सच अ सिनेरियो द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस, पहला सप्लाई हो रहा है सप्लायर से रिसिपेंट को, दूसरा एजेंसी सर्विसेज दी डीसीए ने सप्लायर को दी और रिसिपेंट को दी, तीसरा सप्लाई और डीसीए ने रिसिपेंट को लोन दे दिया। अब ये सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है, it is clarified that in cases where the DCA is not the agent under the para 3 of schedule 1, DCA तो एजेंट है नहीं para 3 का, तो क्या होगा, जो टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन बेस्ड जो लोन दे रहा है, जो डीसीए ने प्रोवाइड कराया सप्लायर और सर्विस, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। पहली चीज जो डीसीए ने लोन प्रोवाइड कराया इधर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डीसीए ने दिया किसको, रिसिपेंट को, टू द रिसिपेंट ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, मतलब डीसीए और कस्टमर अब एक अलग ट्रांजैक्शन में आ गए, लोन ट्रांजैक्शन में, यानी कि हमारा ये जाएगा कि प्रिंसिपल ने कस्टमर को पैसा दिया और सामान दिया, और कस्टमर ने प्रिंसिपल को पैसा दिया, या और जो कस्टमर के पास तो पैसा था नहीं तो डीसीए से उसने पैसा उधार दिया और फिर बदले में प्रिंसिपल को दिया। यहाँ पर जो क्या कहते हैं पिक्चर है वो दो पिक्चर बन गई, पहला गुड्स का, दूसरा एक लोन सर्विसेज का। तो जो लोन सर्विसेज सेकंड पिक्चर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीसीए और क्या कहते हैं आपका कस्टमर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है, डीसीए जो चार्ज कर रहा है वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, इसीलिए इट में भी अच्छा वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, वो एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है। अच्छा, यानी कि इंटरेस्ट अलग से चार्ज करेगा डीसी, इंटरेस्ट पर अलग से जीएसटी आएगा, और जो गुड्स 1000 रुपए का उस पर प्रिंसिपल 1000 रुपए का जीएसटी चार्ज करेगा। यानी कि अगर वो, क्योंकि यहाँ पर पैरा 3 का एजेंट
पैरा 3 का एजेंट नहीं है, पैरा 3 का एजेंट नहीं है, तो यहाँ पर 1000 रुपए एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है, इस पे जीएसटी आएगा, और 100 रुपए एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है, इस पे भी जीएसटी आएगा, बट इसके ऊपर जीएसटी, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी अभी फिलहाल में क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब जरा समझना आगे क्या कह रहा है। Therefore, the interest being charged by the DC would not form a part of the value of supply of goods supplied by the supplier. It may be noted that the white notification with this services by way of extending loan deposit advances is so far as a consideration in represented by way of interest or discount has been exempted. लेकिन अगर ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई इंटरेस्ट होता तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट नहीं होता, लेकिन ऐसे लोन सर्विसेज में अगर क्या कहते हैं कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो अभी इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर वो पैरा 3 का एजेंट होता तो क्या बदल जाता, वेयर द डीसी इज एन एजेंट अंडर द पैरा 3 ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड मेक पेमेंट टू द प्रिंसिपल। तो बड़ा सिंपल से यहाँ पे भी कंसेप्ट है। जब यहाँ पर होता तो पैरा 3, अगर मान लो पैरा 3 का एजेंट हो जाता, वो पैरा 3 का एजेंट हो जाता, तो ये प्रिंसिपल है, उसने एजेंट को क्या दिया, सप्लाई करा, और एजेंट ने क्या किया, कस्टमर को दिया, प्रिंसिपल ने इसको कितने में दिया, 1000 रुपए में, और ये भी एक क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एजेंट क्या करेगा, अपना इनवॉइस इशू करेगा, तो ये सप्लाई है, तो यहाँ पर जीएसटी लगेगा किसके ऊपर, 1000 रुपए के ऊपर। अब एजेंट ने आगे कस्टमर को क्या करा, फर्दर सप्लाई करा, कितने में, 1000 की चीज प्लस 100 रुपए का उसने क्या कहते हैं लोन सर्विसेज, तब 1100 रुपए में सप्लाई किया, तो ये एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है। अब जब ये सेपरेट ट्रांजेक्शन होगा तब क्या होगा, तब क्या कह रहा है, इन सच अ सिनेरियो द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैज बीन टेकिंग प्लेस। क्या, पहला तो प्रिंसिपल ने जो सप्लाई करा डीसी को, वो एक सप्लाई है, फर्दर डीसी ने रिसिपेंट को सप्लाई कर दिया, एजेंसी सर्विसेज दी और लोन की सर्विसेज दी। यहां तक की बात है क्लियर है। अब क्लैरिफिकेशन क्या है, it is clarified that in cases where the DC is an agent of para 3 of schedule 1 of the CGST, जो temporary based credit है provided by the DC to the buyer no longer retain its character of an independent supply and is subsumed to the supply of goods by the DC to the recipient. It is, अब जो अभी तक हम ऊपर वाले केसेस में इसको अलग सप्लाई और इसको अलग सप्लाई मान रहे थे, अब इसको अलग अलग नहीं मानेंगे, अब टोटल 1100 रुपए की सप्लाई होगी और इसके ऊपर अब जीएसटी पूरे अमाउंट के ऊपर आएगा, पूरे 1100 रुपए के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर जरा देखना क्या कह रहा है, इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केसेस वेयर द डीसी इज एन एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, दैट टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन short term transaction based credit being provided by the DC to the buyer no longer retain its character of an independent supply and it's subsumed to the supply of the goods by the DC to the recipient। उसके वैल्यू के साथ ही ऐड कर दिया जाएगा। It is emphasized that the activity of extension of credit by the DC to the recipient would not be considered as a separate supply as it is the contract of the supply of goods made by the DCA to the recipient। It is further classified that the value of interest charge for such credit would be required to be included in the value of goods by the DC to the recipient as per clause। अच्छा, अब इस वैल्यू, इस वाले इंटरेस्ट को जो है, अब इस वाले इंटरेस्ट को वैल्यूएशन के अंदर काउंट करेंगे और पूरे 1100 पे जीएसटी लेंगे, और इसको वैसे इंटरेस्ट आपका जीएसटी में एग्जाम्प्ट है, लेकिन इस वाले इंटरेस्ट को हम काउंट करेंगे और ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कवर कर ली और ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमें पढ़ना नहीं है, ये अभी हम बाद में देखेंगे इस सर्कुलर पे आने से पहले। अब एक सर्कुलर ये देखना हमको। अब जरा समझना अगला सर्कुलर क्या कहता है। अगला जो सर्कुलर है वो आर्टिस्ट से रिलेटेड है। अब आर्टिस्ट से रिलेटेड क्या सर्कुलर है कि एक आर्टिस्ट होता है, वो अपना सामान बेचता है। अब वो अपना सामान दो तरीके से बेच सकता है। पहला कि वो अपना सामान किसी को दे दे और क्या भाई पसंद आए तो ले लेना, नहीं तो वापस दे देना। तो जब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर, जब अप्रूव होगा तो ठीक है, नहीं अप्रूव होगा तो वापस आ जाएगा। तो जब अप्रूवल बेसिस पर जब कोई सप्लाई होती है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाती जब तक कि वो सप्लाई हो ना जाए, जब तक कि सामने वाला बंदा उसे खरीद ना ले, एक्सेप्ट ना कर ले कि मैं ले रहा हूँ। यानी कि माल तो ट्रांसफर हो गया, तो माल किस बेस पे ट्रांसफर होगा, तो माल डिलीवरी चलान के बेस पे ट्रांसफर होगा और ये सप्लाई नहीं होगी। द आर्ट वर्क फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस and be moved from the place of business of the registered person to another place within the same state or to a state outside the state on a delivery challan along with the e-way bill wherever applicable and the invoice may be issued at the time of the actual supply of the artwork। सप्लाई जब होगी, पर अभी फिलहाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या इशू हो जाएगा, आपका डिलीवरी चलान इशू हो जाएगा और ई-वे बिल अगर जरूरत है 50,000 से ऊपर है इंटरेस्टेड सप्लाई होगी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है,
यानी आर्ट वर्क जो है, अगर एक आर्टिस्ट क्या कर रहा है, अपना सामान कहीं बाहर बेच रहा है, भेज रहा है अप्रूव करने के लिए कि हाँ ठीक है अच्छा लगेगा तो ले लेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा, तो इसको सप्लाई नहीं बोलते। ये डिलीवरी चालान बना करके सिंपल माल ट्रांसफर हो जाएगा, और जब एक्चुअल सप्लाई हो जाएगी तो वो सप्लाई मानी जाएगी। यहाँ तक की बात तो क्लियर है। दूसरा, लेकिन दूसरा होता है कि वो आर्ट गैलरी के थ्रू बेचे, तो आर्ट गैलरी के थ्रू जब बेचे तो अपना प्रोडक्ट जाकर गैलरी में रख देता है, सेल तो नहीं हुई, गैलरी वाले के पास चला गया, तो ये भी सप्लाई नहीं है जब तक कि एक्चुअल गैलरी से कोई सामान खरीद ना ले। In case of supply by the artist to a gallery, there is no contribution flowing from the gallery to the artist. क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, और हमने देखा था कि कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है, विदाउट कंट्रीब्यूशन से चार ही चीजें कवर थी। तो इन केस व्हेन सप्लाई बाय आर्टिस्ट थ्रू गैलरी, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्लोइंग फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। गैलरी वाले ने आर्टिस्ट को कोई पैसे दिए नहीं। व्हेन द आर्ट वर्क्स आर सेंट टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन एंड देयरफॉर द सेम इज नॉट अ सप्लाई, इट इज ओनली व्हेन द बायर सेलेक्ट्स दैट अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क displayed at the gallery that the actual supply takes place, and applicable GST would be payable at the time of the simple सा concept है यार, और समझ में भी आ गया होगा भाई। जब गैलरी से कोई खरीद लेगा तो सप्लाई होगी तब GST आएगा, लेकिन गैलरी में रखने के लिए क्या कहते हैं, गैलरी वाले ने पैसे तो दिए नहीं आर्टिस्ट को, तो आर्टिस्ट और गैलरी के बीच में कोई सप्लाई नहीं हुई जब तक कि एक्चुअल में गैलरी से किसी ने खरीद ना लिया हो। चलो, तो हमने ये भी कवर कर लिया। इसका अगला टॉपिक जो है वो है गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। उसी बात कर रहा हूँ जो अप्रूवल बेसिस। हमने इसका एक इन्होंने आउटसाइड इंडिया का एग्जांपल लेकर के इसे समझाया है कि जब हम किसी एग्जीबिशन या क्या कहते हैं कंसाइनमेंट या अप्रूवल बेसिस पे किसी को सामान बाहर भेजते हैं और वो वापिस आ सकता है, जब मतलब वो वापिस आ सकता है, उसमें एग्जैक्ट वो नहीं है कि वो बिकी जाएगा। तो एक्सपोर्टेड अर्लियर फॉर द एग्जीबिशन, कहीं दिखाने के लिए या कंसाइनमेंट बेसिस पे आपने, वो सप्लाई नहीं होता। Such goods are meant for return to India, वो माल वापिस ही आएगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाने के पर्पज से गया था। यानी कभी कभी क्या होता है, गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर माल दिखाने के लिए, तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं सप्लाई नहीं बोली गई है। अब कंसेप्ट दूसरा आता है कि ठीक है वो वापिस आ जाएगा, तो जब वो वापिस आएगा तो इंपोर्ट बन जाएगा और इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। तो वहां पे भी इन्होंने क्या कर दिया, इसको रियायत दी हुई है कि री इम्पोर्ट विधि, अगर 6 महीने के अंदर वो वापिस आ जाता है तो वो सेम डिलीवरी चलान पे क्या कहते हैं, डिलीवरी चलान पे आ जाएगा और इंपोर्ट ड्यूटी भी एग्जम्प्ट है। यानी गुड्स सेंट टू द रिलेटेड पर हाँ ठीक है। तो हमने पहला क्या पॉइंट पढ़ा कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एग्जीबिशन वगैरह के लिए तो वहां पर वो सप्लाई नहीं है, और वो वापिस बार अगर 6 महीने के अंदर वापिस दिया जाता है एग्जीबिशन से तो भी वो सप्लाई नहीं है, और तो भी वो क्या कहते हैं इंपोर्ट, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी भी एग्जम्प्ट हो जाएगी आपकी। सेम ऐसी अगर आप रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को दे रहे हो और किसी प्रिंसिपल या एजेंट को दे रहे हो कि किसी एग्जीबिशन में चला जाए, तो वो भी सप्लाई नहीं होती है। तो हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या सप्लाई नहीं होती है। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। हमने ये सारे सर्कुलर्स पढ़ लिए हैं, एक्सेप्ट ये 2 सर्कुलर नहीं पढ़े, ये ऑयल रिफाइनरी और क्या कहते हैं पेट्रोलियम गैसेस का। इसके लिए हम अलग से टॉपिक कवर करेंगे, तब इसको क्लियर कराएंगे। अभी कुछ समझाऊंगा, समझ में कुछ आएगा नहीं क्योंकि आपको कुछ नहीं पता अभी क्या कहते हैं इसके बारे में। जब ये समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने सारे क्लैरिफिकेशन आपके कवर कर दिए। डीसी वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। अच्छा, और इससे ऊपर मैंने ये सारे क्लैरिफिकेशन कवर कर लिए, कुछ भी नहीं छूटा। तो आज जो है आपका सेक्शन 7 कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 7 जो है आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन 8 जो है वो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई स्टार्ट करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।